नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल 3 मंत्रियों से मुलाकात की है। इन मंत्रियों में भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी और विशेश्वर टूडू शामिल रहे। ये तीनों नवनियुक्त मंत्री पहले संगठन का कामकाज देखते थे, लेकिन कल की कैबिनेट विस्तार में इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा की सह प्रभारी भी थी। कैबिनेट विस्तार के बाद अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में काम की प्राथमिकताओं पर बीजेपी अध्यक्ष ने चर्चा के साथ ही आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना इलाके के पिनरगढ़िया गांव में दुमका डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर वाहन चेकिंग के दौरान उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग का उपद्रवियों ने विरोध किया और फिर वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंच गई। दुमका से बड़ी खबर, जहां डीटीओ और सीओ पर पत्थरबाजी हुई। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुमका में सीओ और डीटीओ पर पथराव हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान उपद्रवियों ने उन पर पथराव किया। वाहन चेकिंग का विरोध कर रहे थे ये उपद्रवी और इन लोगों ने ही पथराव शुरू किया। हालांकि इस दौरान 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पिनगरिया गांव की ये घटना है। तो दुमका से बड़ी खबर, डीटीओ और सीओ पर पथराव हुआ है। दुमका डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर हमला हुआ है। पथराव किया उपद्रवियों ने। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान जो उपद्रवी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पिनरगढ़िया गांव की एक घटना है। तो दुमका से बड़ी खबर, जहां वाहन चेकिंग अभियान में सड़क पर उतरे डीटीओ और सीओ पर पथराव किया गया है। हालांकि इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दुमका डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ यहां वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने इसका विरोध किया और विरोध करते हुए इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पिनगढ़िया गांव की ये घटना है। नितेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश, आखिर क्यों विरोध कर रहे थे लोग, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पिनरगढ़िया गांव में ये घटना हुई है और विरोध का कारण बताया जा रहा है कि अवैध पत्थर खदान वहां पर संचालित होते रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों को और असामाजिक तत्वों को इससे परेशानी होती है पुलिस के द्वारा, और इसको लेकर जो है वो आज पथराव किया गया। जी, और क्या किसी पे कार्रवाई हुई नितेश? जी, फिलहाल अभी दुमका के एसडीओ और सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी शिकारीपाड़ा के थाना पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल पर जाकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक की किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक फुटेज वहां से बरामद किया गया, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, ऐसी हिम्मत कैसे दिखाई इन लोगों ने नितेश? पुलिस वाले भी मौजूद थे, क्या किसी की पहचान हो पाई? जी, देखिए, इस तरह की घटना कई बार थाना क्षेत्र अंतर्गत जिस जगह पर घटना हुई है लगातार होती रहती है और पुलिस इस बार मुस्तैदी से इस बार कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है और कई बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो दुमका से बड़ी खबर, जहां दुमका डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और पुलिस अब फिलहाल आरोपी लोगों की तलाश कर रही है। इधर लोहरदगा में किस्को वन क्षेत्र के पखार पंचायत के तीसिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में बाघ की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। यहां बाघ ने ग्रामीणों के बैलों के साथ ही 6 से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना लिया है। लोगों की सूचना के बाद पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने आकर जांच की, जिसमें बाघिन की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। बाघिन को ट्रैक करने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व की ओर से 5 कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक बाघिन ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन लोग पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक पलामू टाइगर रिजर्व से जंगल के रास्ते लोहरदगा में घुसी बाघिन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। तो यह बाघ जो है पिछले 2 महीने में 2-3 बार आ रहा है। यह पीटीआर जो है पलामू टाइगर रिजर्व वहाँ से आया है, क्योंकि उनके यहाँ कुल 4 बाघ हैं
उसी में से एक बाघ हो सकता है। ग्रामीणों को इससे दिक्कत हो रही है, जो उसके पशु मारे जा रहे हैं। कैमरा हम लोग के पास उपलब्ध नहीं था, तो पीटीआर से भेजा गया है। 5 कैमरे हैं कुल, जिसको संभावित स्थानों पर लगाया गया है। के बारे में क्या बता रहे थे, क्या क्या नुकसान हुआ? बाघ मेरा नुकसान किया 3 ठो गाय बछड़ा ये सबको, और उसको जब हम खोजबीन करने गए तो पाए वहाँ एक ठो गुफा से निकलते हुए बाघ को देखे। वो बाघ ही था सचमुच। हम सिर्फ बाघ का नाम से जानते हैं, अब ये नहीं जानते हैं कि नर है कि मादा है, उतना तो अब कैसे पहचान पाएंगे। लेकिन हम देखे ये वो बाघ ही है। और पलामू से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पलामू के फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कंपनी साइट पर फायरिंग हुई है और फायरिंग की घटना में एक कर्मचारी को गोली भी लगी है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर यहां पर्चा छोड़ा है। पर्चा में अमन साहू गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली है। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सोन बरसा की यह घटना है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पलामू में निर्माण कंपनी के साइट पर फायरिंग की गई है और ये पलामू के फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कंपनी यहां पर काम करे तो इसके साइट पर फायरिंग की गई है। कर्मचारी को गोली भी लगी है। बाइक सवार अपराधियों ने यहां फायरिंग की और उसके बाद पर्चा छोड़ा है और इस पर्चे में अमन साहू गैंग ने इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सोन बरसा की एक घटना है। कंटेक्टर का मटेरियल जा रहा था, उसी को मैं आउट करने के लिए यहाँ पे बेड पर बैठा हुआ था और कंटेक्टर अपना मटेरियल ले जाने के लिए मटेरियल को बांध रहा था। उसी दौरान अज्ञात लोग 2 बाइक पे सवार होकर लोग अंदर आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उसमें बचने के दौरान एक लड़का भी घायल हो गया है और हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आया क्या बोला। हल्ला करते हुए गेट से एक पर्चा फेंका और बाहर निकल गया सर। और संजय भारती हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है? अगर अमन का गिरोह का नाम सामने आ रहा है तो जाहिर है रंगदारी की बात सामने आई होगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये घटना जो है रंगदारी से जुड़ा हुआ ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कंपनी से पहले भी इस तरह की बातचीत हो रही थी, जिसकी जानकारी अभी भी आ रही है। कहीं न कहीं इसी कारण से गोलीबारी हुई है, जिसमें एक कर्मी भी घायल हो गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है, कभी भी वह दम तोड़ सकता है। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है संजय? पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और लगातार छानबीन कर रही है और जो भी संभावित जगह है, मोबाइल लोकेशन है, सभी की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पलामू में देखिए, फ्रेट निर्माण कंपनी जो है, फ्रेट निर्माण कॉरिडोर जो है, वहां जो कंपनी साइटिंग है वहां पर फायरिंग हुई है। अमन साहू गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 2 बाइक सवार यहां पहुंचे, अंधाधुंध फायरिंग की और कहीं ना कहीं इसके पीछे रंगदारी विवाद कहा जा रहा है, रंगदारी मांगने की वजह बताई जा रही है। इसके नहीं मिलने पर यह गोलीबारी की गई है। गुमला में चैनपुर प्रखंड के मालम नवाटोली का डायवर्सन बरसात की वजह से पूरी तरह जर्जर हो चुका है। ऐसे में कुरुमगढ़ और चैनपुर से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ युक्त डायवर्सन में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार जान हथेली पर लेकर डायवर्सन पार करने को मजबूर हैं। यहां मरीज लाने चैनपुर से तिगावल जा रही एम्बुलेंस भी कीचड़ युक्त डायवर्सन को देख बीच रास्ते से ही लौट गई। लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से कुरुमगढ़ से चैनपुर तक का 15 किलोमीटर का सफर लोगों को पैदल ही तय करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुल बनकर तैयार है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से लोगों की परेशानी अब भी जारी है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। खुलने के बाद भी रोड अभी तक सही ढंग से नहीं बना, डाइवर्सन टाइप का नहीं है, तो हम लोग कैसे जिएंगे मरेंगे बताइए। रात भर यहाँ पर पड़े हुए हैं जंगल रोड में, बिना खाले पुले भूखे प्यास से, ताकि बताइए कैसे जिएंगे, बाल बच्चे कैसे। मैं सीसई से आ रहा हूँ कुरुमगढ़ के लिए और सुबह 5 बजे मैं घर से निकला हूँ, लेकिन अभी आधे रास्ते में फंसे हुए हूँ और बहुत अति आवश्यक काम से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन डाइवर्सन नहीं होने के कारण बस फंस गई है डाइवर्सन में, जिसके चलते हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। और झारखंड में महज 12 साल की मैडम की पाठशाला इन दिनों चर्चा में है। खूंटी जिले के लोधमा में 12 साल की दीपिका मिंज गांव के बच्चों के बीच ज्ञान का दीप जलाने में जुटी है। वो खुद कक्षा 7वीं क्लास की छात्रा है, पर जब कोरोना काल में स्कूल के दरवाजे बंद हो गए तब दीपिका की पाठशाला शुरू हो गई।
आज इस पाठशाला में 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दीपिका का सपना आईएएस अधिकारी बनकर जनता की सेवा करना है। कैसी है दीपिका की पाठशाला, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज हम एक ऐसे ही ज्ञान की पाठशाला में हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की एक बेटी न सिर्फ स्टूडेंट है बल्कि स्टूडेंट रहते हुए टीचर बन गई है। उसी कक्षा के ठीक बाहर खड़े हैं और इस वक्त अंदर दीपिका मिंज की पाठशाला चल रही है। ये उसी पाठशाला के अंदर का क्लास है। बहुत अच्छे। और जिस पाठशाला का जिक्र हम कर रहे हैं और जिस टीचर का जिक्र हम कर रहे हैं, महज 12 साल उम्र है और दीपिका मिंज है। आप सोच रहे होंगे कि 12 साल में कोई कैसे टीचर बन सकता है। आप सही सोच रहे हैं। है तो ये स्टूडेंट, लेकिन अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए वो टीचर बन गई है। रोज दीपिका का पाठशाला शुरू होता है, समय पर शुरू होता है, समय पर खत्म होता है और 90 के करीब बच्चे, गांव के बच्चे, उनके घर के बच्चे, उनके भाई बहन इस कक्षा में शामिल होते हैं। दीपिका, आप सबसे पहला सवाल, ऐसा कहां से दिमाग में आया? आपने ऐसा क्यों शुरू किया? कहां से ये सोच आई? अपनी पढ़ाई तो मैं कैसे भी कर सकती थी, 6th क्लास के बुक से या कैसे भी, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई भूल रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरे से छोटे बच्चे, मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी भूलते जा रही थी कोविड के इतने दिन लॉकडाउन होने के कारण। तो बच्चे तो अपनी पढ़ाई जरूर ही भूल रहे होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा सेंटर है जहाँ पे क्लास होता है, तो वहाँ मैं बड़े बच्चों के साथ भी बहुत सारे सेशंस करती थी। तो उसका वो मैं अच्छी तरीके से कर सकती थी। तो छोटे बच्चों को मैं क्यों अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकती हूँ? आप आगे क्या टीचर बनना चाहती हैं या कुछ और बनना चाहती हैं? नो सर, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, पर मेरा एम है आईएएस ऑफिसर। क्यों आईएएस क्यों? आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? सर, मैं आईएएस बनकर लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये जो उनके स्टूडेंट हैं उनसे भी थोड़ा जान लेना जरूरी है कि दीपिका जो पढ़ाती हैं तो कैसा लगता है। ये बताओ आप, दीपिका दीदी से पढ़ना अच्छा लगता है या किसी और दीदी से? अच्छा लगता है दीपिका दीदी से पढ़ने। क्यों? कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। उस दीदी की कक्षा में आना बच्चों को पसंद है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो सही साबित हो रहा है। ये लिली है। लिली, आप तो दीपिका को भी पढ़ाती होंगी। यस सर। तो दीपिका पढ़ने में कैसी है? सर, ये काफी सिंसियर बच्ची है। इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार में बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट पकड़ लेती है सर। और पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है सर। आदिवासी इलाकों की बात करें जहां के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, वहां के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है दीपिका। क्योंकि दीपिका ने जो शुरुआत की है, शायद सरकार भी वहां तक नहीं सोच रखती है। अगर सोच रखती तो आज ग्रामीण इलाकों के बच्चे पिछले 2 साल से, पूरे कोविड काल की अगर हम बात करें, तो किताबों से दूर नहीं रहते। दीपिका जैसी बहन अगर आगे आती या आगे आएंगी तो ऐसे तमाम बच्चे रोजाना कक्षा में उपस्थित होंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। अपनी रोटी की चिंता तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सोच अपनी भूख से ऊपर होती है। एक ऐसा ही शख्स है रांची के विजय पाठक, जो पिछले 1.5 साल से हर दिन करीब 300 गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। रांची में रोटी बैंक का नाम भले ही अमीरों और आम आदमी के लिए अनसुना हो, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ये नाम उनके जहन में लिखा है। क्योंकि राजधानी में हर दिन 250 से 300 लोग रोटी बैंक पहुंचकर मुफ्त भोजन कर अपनी भूख मिटाते हैं। 1 मार्च 2020 से शुरू हुए रोटी बैंक के पीछे एक सोच, जिद और एक शपथ थी, जो इसके संचालक विजय पाठक ने अपने माता पिता की मौत के बाद उठा रखी है। मैंने रोटी बैंक का मुहिम जो शुरुआत किया है, उन्हीं को निमित्त रख के कि यदि वो होते तो उनका देखभाल सारा खर्चा मुझे करना पड़ता, तो क्यों ना हम ये मान लें कि अभी वो जिंदा हैं और उन्हीं के निमित्त हम ये रोटी बैंक
का संचालन हमारे द्वारा किया जा रहा है। हर दिन 300 लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए विजय की रसोई सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है और 3 घंटे में भोजन तैयार कर उनकी टीम 10 बजे तक रिम्स पहुंच जाती है। हर दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक एक टीम जहां रिम्स में लोगों को मुफ्त भोजन कराती है, तो दूसरी टीम रातू रोड गुरुद्वारा में दोपहर 1 से 2 तक जरूरतमंदों को वहां खाना खिलाती है और इस काम में विजय का पूरा परिवार सहयोग करता है। ये मेरी पत्नी है, इसका सहयोग यूं कहें कि हम तो सिर्फ इंटीरियर हैं, एक्चुअली न्यू जो है ये हमारी पत्नी ही है। अगर ये इसका साथ नहीं होता तो इस रोटी बैंक के मुहिम को हम आगे नहीं कर पाते। इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। सास ससुर का सेवा नहीं कर पाए हम लोग, उस समय हम लोग सक्षम नहीं थे, स्थिति हम लोग का बढ़िया नहीं था, तो इस कारण नहीं कर पाए। अब वही है कि इधर खिला रहे हैं जरूरतमंद लोग को, तो थोड़ा सा संतुष्टि लगता है। विजय के इस नेक काम में कुछ लोग इस काम में आर्थिक रूप से सहयोग जरूर करते हैं। खासकर जन्मदिन और सालगिरह के मौके पर कुछ लोग अपने नाम से भोजन कराने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग करते हैं। ये कहानी है उस रोटी की जिसकी चिंता में पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की भूख के बारे में सोचते हैं और विजय पाठक एक ऐसे ही इंसान हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको बताते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और देश में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन कई इलाकों में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है। हम बात कर रहे हैं एमपी के देवास की, जहां के ग्रामीण इलाकों में फैले भ्रम को तोड़ने के लिए प्रचार का काम तेज कर दिया गया ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बनी रहे। टीका के खिलाफ अफवाहों पर वार। भ्रम तोड़ने के लिए गाड़ी से प्रचार। टीकाकरण के लिए हो जाइए तैयार। जरा सुनिए इस धुन को और समझिए इसके मर्म को। ये एक कोशिश है भ्रम तोड़ने की, ताकि दूर दराज के इलाके में लोगों को वैक्सीनेशन के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर से बचाया जा सके। ये तस्वीरें देवास जिले के बागली की है, जहां कन्नौद ब्लॉक के एसडीएम नरेंद्र ध्रुवा ने इस प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाई ताकि ग्रामीण इलाकों में फैलाए जा रहे अफवाहों की कमर तोड़ी जा सके। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार के इस काम में सरकार के साथ एनजीओ भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी निभा रही है, ताकि वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले झूठ की कमर तोड़ी जा सके। प्रचार के जरिए हो रही ये कोशिश रंग ला रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर आगे आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में फैला भ्रम अब कम हुआ है। तो चलिए आप भी इस भ्रम जाल से निकलिए और अब तक टीका नहीं ले पाए हैं तो जल्द से जल्द टीका लीजिए, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।